तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है टीवीओ टेक आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि टीवीओ टेक के आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म विजन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे पे क्या करना चाहिए इसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे एंड आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में एंड इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। सो दोस्तों इसका अलॉटमेंट केफ इंटेक के वेबसाइट पे पहले ही आ चुका है। तो अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और इस आईपीओ में किन किन को इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब अगर इसके लिस्टिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो इसका लिस्टिंग डेट हमें 15 मई को देखने को मिल जाएगा। हालांकि 15 मई को दो आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, एक है टीवीओ टेक का एंड दूसरा है आधार हाउसिंग फाइनेंस का। तो 15 को दो आईपीओ की लिस्टिंग होने वाला है, सो इसीलिए इस आईपीओ में हमें काफी अच्छा खासा स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी के बारे में तो हम थोड़ा रुक के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टीवीओ टेक कंपनी जो है वो काम क्या करती है। क्योंकि अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो इसके डिटेल काम के बारे में तो इसके रिव्यू वाले वीडियो में डिस्कशन किया था, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने वाला हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कंपनी काम क्या करती है। सो दोस्तों इस कंपनी का मुख्य काम है ट्रेवल से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस को एक जगह अवेलेबल करना, जैसे कि होटल, एयरलाइंस, कार रेंटल, ट्रांसफर, क्रूज, इंश्योरेंस एंड रेल कंपनीज। इन सभी का सर्विस कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराती है। यानी अगर आप एक कस्टमर है या फिर अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, आपको सभी सर्विस एक ही जगह पे मिल जाएगा। यानी ये कंपनी ट्रेवल एंड टूर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो आई होप आपको ब्रीफ में कंपनी का काम काफी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का अभी के समय फिलहाल कितना डिमांड है। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नजर डालें तो इसका प्राइस बैंड 875 रुपए से लेकर 920 रुपए पर शेयर रखा गया था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में इसका जीएमपी लगभग 45 से 50% के आसपास चल रहा है। तो अगर 50% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 460 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। 16 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 7500 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि इतना जीएमपी पे अगर मार्केट में ये लिस्ट होता है तो इसकी लिस्टिंग काफी अच्छा मानी जाएगी और पर लॉट पे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। वहीं इतना जीएमपी देखते हुए अगर हम लोग इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस देखें तो इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस 1330 से लेकर 1400 के बीच में हो सकता है। बट दोस्तों याद रहे कि ये अंदाजन प्राइस आईपीओ के जीएमपी के अनुसार है। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीएमपी पे हमें उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के काम पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जीएमपी का क्या है, ये तो कभी भी ऊपर नीचे होते रहता है, पर अगर फिर भी मार्केट में इतना जीएमपी बना हुआ है तो इसका डिमांड भी काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी इस आईपीओ में तो उम्मीद है कि अगर मार्केट ओवरऑल साथ दे रहा है 15 तारीख को तो इसका लिस्टिंग हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इसमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि इस आईपीओ में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ होता है, वो सोचते हैं कि क्या इसको हम लिस्टिंग डे के दिन लेके होल्ड करें लंबे समय के लिए। सो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे जिनको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको क्या करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले कंपनी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी जिस नीश में काम करती है उस नीश में कंपटीशन बहुत ही कम है। ग्लोबल मार्केट में तो कंपटीशन है, पर इंडियन मार्केट में इसका कंपटीशन बहुत ही कम है। क्योंकि इस कंपनी के पास जो सर्विस है वो सर्विस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि ये कंपनी किसी एक सर्विस को प्रोवाइड नहीं कराती है, कंपनी के पास बहुत सारा सर्विस है। सो इसीलिए इसका काम बाकी और कंपटीटर से अलग है। सो मार्केट में इसका कंपटीशन भी काफ़ी कम है। वहीं जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री में ये कंपनी मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर होने के साथ साथ इस कंपनी का प्रेजेंस लगभग 100 से ज़्यादा देशों में है। यानी इस कंपनी का रेवेन्यू दूसरे कंट्री से भी आता है। वहीं कंपनी के पास कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप वाले कस्टमर एंड कुछ सप्लायर भी है। क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर बड़े बड़े कॉर्पोरेट को कस्टमर सप्लाई करती है एंड कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराती है। वहीं कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, क्योंकि 2021 तक तो कंपनी लॉस में थी एंड वो भी कोरोना की वजह से। एंड जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है।
एंड इस कंपनी का एक खास बात और है कि ये लगभग डेट फ्री कंपनी है, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ही कम लोन है एंड इसका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है, यानी अपने पीर कंपटीटर से ये कंपनी हमें काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो वहीं कंपनी के रिस्क के बारे में देखा जाए तो कंपनी का मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू होटल बुकिंग से आता है एंड होटल बुकिंग्स के लिए कंपनी दूसरे होटल्स पे डिपेंड है, यानी किसी होटल से कंपनी का अगर कुछ रिलेशन खराब होता है तो वो सीधा कंपनी के रेवेन्यू पे असर डालेगा। एंड वहीं कंपनी के पास जो बड़े बड़े होटल है उनका लिमिटेड एक्सेस है, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा होटल लिस्टेड है। बहुत सारा ऐसा होटल्स है जो इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं है, तो ये भी एक कंपनी के लिए रिस्क बन सकता है। पर देखा जाए तो वैसे तो कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के रिस्क एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, यानी कंपनी जो टूर एंड ट्रेवल वाले सेक्टर में काम करती है ये सेक्टर हमेशा डिमांड में रहने वाला है। तो फिर इसमें क्या करना चाहिए उन लोगों को जो लोग सोच रहे हैं कि लिस्टिंग डे के दिन इसको लेके और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। तो देखिए, अगर इसका लिस्टिंग 50% से ऊपर होता है तो आपको इसमें फ्रेश एंट्री कुछ देर रुक के ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लिस्टिंग 50% के ऊपर होता है तो इसका वैल्यूएशन हाई होगा एंड हाई होगा तो इसमें हमें करेक्शन भी देखने को मिलेगा। सो फ्रेश एंट्री वाले इसमें थोड़ा रुक के ही अपना एंट्री बनाएं। बाकी बात, अगर आप इसमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो उसका लेवल प्री मार्केट में ही हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाता है, तो आप इंट्राडे के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इसमें क्या करे, वो इसे होल्ड करे या सेल करके निकल जाए। तो देखिए, अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि हाँ आपको तो बस इसमें लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा 45 से 50% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो आप चाहे तो आप अपना लिस्टिंग गेन लेके इससे निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में आपका पैसा अगर 50-60% बढ़ जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बात है एंड आपको बिना किसी लालच से उतना पैसा लेके निकल जाना एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। बट वहीं कुछ लोग इस कंपनी के फंडामेंटल एंड कंपनी के काम को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किए होंगे, तो अगर उनको इस कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल पर विश्वास है तो वो बिल्कुल इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अगर 50% के ऊपर लिस्ट होता है तो इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो उससे अच्छा रहेगा कि आप इसमें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी जो भी आपके पास 16 शेयर है उसमें से आप 8 शेयर को सेल कर सकते हैं एंड 8 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी अगर आपको रिस्क भी लेना है तो आप अपने हाफ ही कैपिटल पे रिस्क लीजिए। बट वहीं कुछ लोग और होते हैं जो अपने कैपिटल पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो इस आईपीओ में जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है लगभग 7500 के आसपास, उसको वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। यानी जो भी उनका फ्री का शेयर है उनको वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक्स ऊपर जाए तो भी उनको कोई टेंशन नहीं होगा, नीचा जाए तो भी उनको कोई टेंशन नहीं होगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। बट याद रहे कि लिस्टिंग डे के दिन आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसके पहले कंपनी के प्री ओपनिंग में प्राइस देखिए, कंपनी का वॉल्यूम एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए एंड एक बार में सारे शेयर को सेल ना कीजिए। सो उससे अच्छा है कि आप छोटा छोटा ऑर्डर लगा के रखिए कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। सो दोस्तों, ये तो था मेरा स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ को लिस्टिंग डे के दिन ही सेल करने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।